हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं ऋतुराज लेके आया हूं आप सभी का प्यारा सा चैनल ऋतुराज ट्यूटोरियल के माध्यम से हिंदी का 7वां चैप्टर। यह चैप्टर जो है इसका नाम है परंपरा का मूल्यांकन। यह चैप्टर रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया है। यह एक निबंध है, तो यहां से जो क्वेश्चन बनेगा वे समझ में आ गया कि हिंदी का 7वां चैप्टर जो है परंपरा का मूल्यांकन। वहां पे पूछेगा परंपरा का मूल्यांकन किसके द्वारा लिखा गया है। रामविलास शर्मा। यह क्या है बाबू, तो यह निबंध है। रामविलास शर्मा का जन्म कब हो रहा है जी, तो रामविलास शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है जी, यूपी के जो उन्नाव की एक छोटा सा गांव है, ऊंच गांव, वहीं पर इनका जन्म हो रहा है। यह भी यानी बिहार के पड़ोसी यूपी वाले ही हैं। बिहार यूपी वाले कभी पीछे नहीं रहते, नहीं जी, ध्यान दीजिएगा। आगे ऐसा मजाक है, थोड़ा सा रियलिटी भी है। मजाक समझिए, रियलिटी समझिए। शिक्षा पे इनके थोड़ी सी बातें चर्चा करते हैं। जैसे कि 1932 ईस्वी में इन्होंने बीए किया और 1934 में अंग्रेजी साहित्य से एमए किया। बीए इन्होंने जब किया तब का टाइमिंग 1932 है, और बीए करने के बाद रुके नहीं, उसके बाद इन्होंने एमए किया 1934 तक एमए। फिर इन्होंने रुकने की एकदम सोचा नहीं था कि हम रुकेंगे। एमए के बाद 1938 तक इन्होंने संशोधन के कार्य किए, उस सब्जेक्ट में इन्होंने संशोधन किए। और फिर 1938 से लेकर 1945 तक इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में ही अंग्रेजी विभाग के अध्यापन का कार्य किया। अध्यापन किया मतलब अध्यापन का कार्य किया मतलब कि वहां पे थोड़ा पढ़ाई हो रहा है। अंग्रेजी विभाग से थे, अंग्रेजी को थोड़ा सा और आगे थोड़ा सा बच्चों में बांटे, स्टूडेंट में बांटे, सिखाए। फिर क्या वहां पे रुकने वाले थे जी, नहीं। इनके पैरों में तो लगाम ही नहीं लगने वाली थी। फिर आगरा के कुलपति के अनुरोध पर केएम हिंदी संस्थान के क्या बने, निर्देशक बने, और यहीं से 1974 ईस्वी में क्या हो गए, सेवानिवृत्त। सेवा निर्वित का मतलब क्या होता है, यानी रिटायर हो गए। इसको काम नहीं लोग कहता है फलाना नौकरी कर रहा था, रिटायर हो गया। तो इन्होंने भी कब रिटायर हो गए, 1974 ईस्वी में। इस निबंध और उनका निबंध जो है, सॉरी निबंध कह रहे हैं, सॉरी, इनका निधन जो है 30 मई 2000 ईस्वी को दिल्ली में हो गया। ये थोड़ा सा जो चैप्टर है ना, ये बड़ी खतरनाक लगती है, समझ में नहीं आता है, पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि सबको समझ में जो है आए। ठीक, और यहां से हम आइए ध्यान देते हैं जैसा, और इनकी कुछ पुस्तकों पर ध्यान देते हैं। इतना ही नहीं, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। किसके लिए, निराला साहित्य साधन के लिए। यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि रामविलास शर्मा को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो होगा निराला साहित्य साधना। या निम्न में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, देखेंगे वहां पे इनका नाम होगा रामविलास शर्मा, ऑप्शन में टिक करेंगे। उसके बाद इन्होंने कुछ बढ़िया बढ़िया से बहुत से किताबें कुछ लिखी, जिसका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आलोचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आलोचना। ठीक। एक दूसरा किताब है इनका भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद अगला किताब है प्रेमचंद्र और उनकी युग। ठीक। भाषा और समाज, बड़े भाई, भारत की समस्या। यह जो हो गई क्या, लेखक के बारे में पूरी परिचय हो गया यहाँ पे, और इससे ज्यादा लेखक के बारे में पेपर में आपसे पूछ नहीं सकता है। यह चैप्टर बहुत डिफिकल्ट, हम भी समझ रहे हैं बाबू, लेकिन कुछ भी डिफिकल्ट होने नहीं देंगे। आप एक बार इसको आराम से देखिए, रीड कीजिए, समझिए, और फिर जो है देखिए कि समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया तो बोलेगा कि नहीं आया। राइटर के बारे में था,
ये तो आपको करना होगा, थोड़ा सा इसको नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके। आइए अब यहां से देखते हैं, अब इस पाठ का जो है सारांश यानी कि इस पाठ की ओर चलते हैं और क्या समझाना चाह रहा है लेखक, इसके बारे में जानते हैं यहां से और पढ़ते हैं थोड़ा सा। परंपरा का मूल्यांकन एक निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन क्या है? एक निबंध। ठीक, क्वेश्चन पूछेगा परंपरा का मूल्यांकन कौन सी विधा है, तो निबंध है। इस निबंध में समाज साहित्य और परंपरा की आपसी संबंधों को बताया गया है। यह जो निबंध है इसके अंदर समाज को लेकर साहित्य और परंपरा, इस तीनों को मतलब जोड़ के मतलब तीनों के एक दूसरे से क्या संबंध है इस बारे में समझाया गया है। यह निबंध परंपरा के ज्ञान से अवगत कराता है। यह जो निबंध है हमको परंपरा सिखाता है, परंपरा का ज्ञान देता है। परंपरा क्या है पता नहीं, लोग कहते हैं मेरे यहाँ परंपरा चलती है सदियों से कि कोई पूजा होता है या किसी की शादी में ऐसे होता है, मतलब सदियों से परंपरा आ रही है। ठीक, जैसे कि सब लोग के यहाँ परंपरा चलता होगा कि मंदिर में जाना है तो फूल अक्षत लेके जाना है। नहीं जानता है क्यों लेके जाते हैं, सब लोग लेके जाता है। क्यों? क्योंकि ये परंपरा हम लोग पहले से देखें, बाद में अब आके क्वेश्चन उठता है काहे लेके जाते हैं, तो बाद में उसका समझ आता है। लेकिन ये परंपरा पहले से चलते हुए आ रहा है। इसकी मतलब जो पहले से चलते हुए, बहुत पहले से जो रिवाज चलते हुए आ रहा है उसको क्या कहते हैं? परंपरा कहते हैं। समाज और मूल्यांकन का विवेक जगाता है। कौन? यही परंपरा जो है समाज और विवेक जो दोनों हैं, समाज और मूल्यांकन दोनों का विवेक जगाता है। कौन? परंपरा। यह निबंध परंपरा के ज्ञान से अवगत कराता है। परंपरा का ज्ञान नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं लिख सकते। लेखक को भी परंपरा का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि अभी कौन सा टाइमिंग चल रहा है, तो इस टाइमिंग में कौन सा लेख लिखे, जिस प्रकार समझाना नहीं पड़ेगा। भोजपुरी गायक अभी का देख लीजिए, अभी क्या माहौल चल रहा है, इसी प्रकार का गाना लिखा रहा है क्योंकि मार्केट में हिट होना है, तो कान में भले ब्लूटूथ लोग लगा के उसको हिट कर दे रहा है, एयरबड्स लगा के हिट कर दे रहा है, लेकिन वो समझ रहा है कि अभी का जो टाइमिंग है इसमें क्या गाना चाहिए। तो वह जो समझ के जो गा रहा है, जो दर्शक को समझ रहा है, वह क्या है? वह मतलब परंपरा का मूल्यांकन, आज के परंपरा को समझ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं, एक अच्छा सा भी गाइए, अच्छा गाइएगा तो फायदा ही होगा, समाज दूषित नहीं होगा। लेकिन समाज ही अच्छा सुनने के लिए तैयार है तो वो भी अच्छा नहीं गाता है, और लोग बोलते हैं भोजपुरी अश्लील हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, सब में दोष है, हमारे में और उनके सबके अंदर दोष है। यहाँ पे आइएगा, कह रहे हैं कि नई पीढ़ी के लिए यह निबंध लाभप्रद है। मतलब जो नया जनरेशन है उसके लिए यह निबंध जो है काफी लाभ पहुंचाने वाला है, काफी लाभदायक। ठीक, इस निबंध से काफी उसको फायदा होगा। लेखक का कहना यही है। परंपरा और आधुनिक युग के अनुसार समझ पैदा करता है। परंपरा जो है परंपरा आधुनिक युग के अनुसार क्या पैदा करता है जी? समझ पैदा करता है। यह जो परंपरा है ना, यह आज की टाइमिंग के अनुसार में क्या करता है जी? समझ पैदा करता है। लेखक का कहना है कि जो लोग साहित्य की रचना करना चाहते हैं उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान जरूरी है। एकदम बढ़िया बोल रहे हैं। आपको साहित्य लिखना है तो साहित्य के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले परंपरा का ज्ञान चाहिए। किसके? साहित्य की परंपरा का ज्ञान। शादी होने वाला है तो शादी की परंपरा का ज्ञान, पूजा करवा रहे हैं तो पूजा की परंपरा का ज्ञान, जो चीज होने वाला है उसकी परंपरा का नॉलेज चाहिए। तो लेखक का भी कहना है कि यदि आपको निबंध लिखना है तो निबंध जो लिखना है, साहित्य लिखना है तो साहित्य के परंपरा का ज्ञान चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं ना तो आपको जो है, जैसे मैथ पढ़ रहे हैं तो आपके पास मैथ का नॉलेज चाहिए, फॉर्मूला चाहिए। हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी का हर चैप्टर का सारांश, यानी हर चैप्टर एक छोटा सा, जिस प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं एक छोटी सी वीडियो में, उसी प्रकार से एक छोटी सी रिवीजन होनी चाहिए। यह सब
कहानियां ऐसा 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 है, लेखक ये कह रहा है या समझाना चाह रहा है, इसका इस टाइम जन्म हुआ था, इस टाइम मर गया था, इतना किताब लिखा था, आदमी सामने वाला समझेगा हाँ इसके पास नॉलेज है। लेखक का भी वही कहना है कि यदि आपको साहित्य लिखना है तो साहित्य की परंपरा का ज्ञान जरूरी है। साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले इस साहित्य का मूल्यांकन निर्धारित किया जाता है जो जनहित को प्रतिबिंबित करता है। कह रहे हैं कि साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले इस साहित्य का मूल्य निर्धारित किया जाता है। उसकी परंपरा समझने से पहले इसको समझा जाता है कि लिख जो रहे हैं मतलब इससे समाज में क्या इफेक्ट पड़ेगी। ठीक, जैसे भोजपुरिया वाला नहीं समझ रहा है कि हम गा रहे हैं तो इस खराब गाना की क्या इफेक्ट पड़ेगी, इसका भी तो होगा ना जी आगे जनरेशन, नन्हे मुन्ने वे भी बेचारा सुनेंगे तो कहेंगे कितना बढ़िया हमारे पापा जी चाचा लोग गाया करते थे, वाह। नहीं जी, समझ में नहीं आ रहा है तो वही कह रहे हैं कि सब साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले साहित्य का मूल निर्धारित किया जाता है जो जनहित, जनहित माने लोगों को जो क्या करता है प्रतिबिंबित करता है, यानी जो लोगों को दर्शाता है। ऐसे कहा गया है कि साहित्य जो है समाज का क्या है, दर्पण है, समाज को दिखाता है कि आप किस ओर जा रहे हैं। जैसे कि अभी आप देखिए साहित्य को समझने के लिए सबसे पहले चलिए मूवी की ओर चलते हैं। जैसे पुराने फिल्मों में घोड़ा वोड़ा ढूंढ 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 ये सब चलता था, चोर डाकू पटका पटकी ये सब चलता था, सिर्फ यही। जैसा धीरे धीरे चेंज हुआ, पहले लोग टायर बैल वाला ये सब मूवी बनता था, और अभी इनका मूवी जो बन रहा है एकदम रेंज रोवर ये सब गाड़ी लेके एकदम तगड़ा। अब इनका फाइट अलग टाइप से हो रहा है, उस समय का फाइट, अब इनका कपड़ा देखिए उस समय का कपड़ा देखिए, ये परंपरा के हिसाब से चेंजिंग होता है, पिछला साल क्या था अगला साल, धीरे धीरे जनरेशन चेंज होता है। इसीलिए लेखक कह रहे हैं कि आप सबसे पहले उस टाइमिंग को समझिए। आप परंपरा का ज्ञान होना के मतलब हुआ कि वे टाइमिंग आपको पता होना चाहिए कि आप किस टाइम में किसके लिए लेख लिख रहे हैं, उसके अनुसार क्या लिखे कि आप मार्केट में हिट हो जाए। आया समझ में? और ये जो होता है लोगों को दर्शाता है कि अब इनके टाइमिंग में लोग कैसे जी रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। दूसरे के नकल करके लिखे जाने वाली साहित्य अदम कोटि की होती है। एक और लाइन बड़ी अच्छा बोले हैं कि आप किसी का नकल कर रहे हैं तो थोड़े है कि आपका है जी वो। अगर मान लेते हैं कि दूसरे का जूठा भोजन कर रहे हैं तो आपका थोड़े है जी, नहीं है। तो क्या आप अच्छा कर रहे हैं? नहीं नहीं, आप बहुत गलीज वाला काम कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार जूठा भोजन लोगों का छोड़ा हुआ लोग करते हैं, उसको मतलब एकदम बहुत गंदा नजर से देखा जाता है, ठीक उसी प्रकार से इसको भी जो है वे कह रहे हैं कि जो दूसरे के नकल करके जो साहित्य लिखता है वे अदम कोटि का होता है। अब हम बोले दूसरे का जो है भोजन जो करता है किया हुआ, घर परिवार में सब लोग तो कर लेता है, इसे गांव देहात में हम लोग के यहाँ माँ खा लेती है, बेटा का छोड़ा हो गया, गांव में ये भी होता है कि वाइफ लोग खा लेता है। लेकिन अगर आप खाए किसी और के घर के कोई आया खा और आप उसको खिला दे रहे हैं तो आप उससे भी अदम कोटि के आदमी, यानी अदम मतलब नीच कोटि के, कि अपना जूठा उसको खिला रहे हैं उस व्यक्ति को। चूंकि हमारे देश में कहा जाता है अतिथि देवो भव, भगवान के समान अतिथि होते हैं। चलिए आगे ध्यान देते हैं। महान रचनाकार किसी के नकल नहीं करते, सही बात है। अब मान लीजिए जो बड़े बड़े रचनाकार होंगे लोग नकल करेंगे तो क्या होंगे, जैसे वो लिखे उसी प्रकार ही लिखेंगे, तो महान कहां से हुए। माने चलिए साइंस की दिशा में माने कि जो पहले से फॉर्मूला दिया उसी को आप समझा दे, अब महान हो गए जी, बट बकलोल आदमी। आप नया कुछ खोज के लाए, एकदम मार्केट में आपकी पूछोगे। अगर आइंस्टीन साहब सारा न्यूटन का फॉर्मूला समझाने लगते तो फेमस होते नहीं ना होते। यही बात हम भी समझा रहे हैं कि बाबू जो महान होते हैं वे लोगों का नकल नहीं किया करते। लेखक यही कह रहे हैं कि महान रचनाकार किसी का नकल नहीं करते बल्कि पुराने कवियों और लेखकों के अनुसरण करके नए लिखते हैं। एकदम सही, पुराना जो कवि जो लेखक होगा उसका अनुसरण करेगा
और अनुसरण करके मतलब अनुसरण मतलब उसको समझेगा, पढ़ेगा, बूझेगा, अरे ठीक है ऐसा है, ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा, इसके बाद इनके लिखने का तरीका यह थी, तो यह जो है उसी पर समझेगा, नया तरीका से लिखेगा, तो क्या हो गया, नई पीढ़ी के लिए नया हो गया। अब मान लेते हैं कि किसी का पुराना लोग नकल कर रहा है, तो क्या हो रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है नहीं, अदम कोटि का आदमी है, नया करना है। न्यूटन के सब फॉर्मूला यह भी लिख देता है, तो फेमस होते हैं, जिनको कोई पूछता नहीं, पूछता, अपना नया लेके आए मार्केट में, और मार्केट में लेके नया है तो क्या उनका नया पूज हुआ। चलिए इसको यहां तक वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। आइए अब यहां से हम ध्यान देते हैं। लेखक आगे कहना है कि साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका निर्णायक नहीं होती। ये नहीं है कि बहुत बढ़िया विद्वान है तो बड़ी अच्छे ही लिखे होंगे, ऐसा नहीं है। बहुत प्रतिभाशाली हैं, बहुत बेहतर लिखते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्रतिभाशाली से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक, नया तरीका लेके आइए, और जो अभी का परंपरा चल रहा है इसी परंपरा पे आप लिखिए। जो अभी का परंपरा है इसी परंपरा पे आप लिखिए और समझिए, समाज को दूषित न बल्कि अच्छे की ओर ले जाइए। यही सब देन है लेखक का, मतलब यही कहना है। कोई भी साहित्यकार आलोचना से परे नहीं है। हाँ, ऐसा कोई साहित्यकार नहीं है जिसके अंदर कमी नहीं है, जिसको लोग हंसा नहीं है, कुछ ना कुछ कमियां आई है, ठीक किया है, सब कुछ है। तो वही कहना है कि कोई भी साहित्यकार आलोचना से परे नहीं है। यही कारण है कि राजनीतिक मूल्यों की अपेक्षा साहित्यिक मूल्य अधिक स्थायी है। हाँ, राजनीतिक मूल्यों की अपेक्षा साहित्यिक मूल्य अधिक स्थायी है। जिस प्रकार से राजनीति का मतलब आज कोई और राजा है, कल कोई और राजा होगा, कोई और राजा होगा, कोई और नेता, कोई और नेता, सबकी अपनी अपनी राजनीति पार्टी, अपना अलग अलग विचार रहेगा। लेकिन साहित्य जो है ना, साहित्य बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि यहाँ पे समझाए भी हैं उन्होंने ही कि ब्रिटिश साम्राज्य के मिटने के बाद भी शेक्सपियर, मिल्टन और शैली आज भी जगमगा रहे हैं। भले अंग्रेज चले गए, लेकिन कुछ राइटर जो है शेक्सपियर, मिल्टन, शैली, इन लोगों को कौन नहीं जानता। इन लोगों का कविता आज भी पढ़ा जाता है, इन लोग के द्वारा लिखा गया नाटक, कविता जो भी है आज भी पढ़ा जाता है। साहित्य की एक विशेषता है, क्या विशेषता है जी, कि यह अनेकता में एकता करता है, कहलाता है। साहित्य में एक बहुत बड़ा सा खूबी है कि साहित्य मतलब लिखने वाले के कलम में इतना पावर है कि वे चाहे तो बिखरे हुए समाज को जोड़ सकता है। यही बता रहे हैं कि साहित्य में एक विशेषता है कि यह अनेकता, जो घर परिवार जो एक दूसरे से बिछड़ चुका है, सबको एक जगह ला के मिला देगा, कि यह अनेकता में एकता कराता है, करता है लिखा गया, सॉरी, कराता है। मानव समाज बदलता रहता है, हम लोग का जो समाज है ऑलवेज टाइम चेंज होता है, परंतु अपनी असीमता पर कायम रहता है। हाँ, भले चेंजिंग होता है लेकिन हम लोग भूलते नहीं है ना जी। जो है यूरोप के लोग यूरोपियन संस्कृति की बात, सॉरी, यूरोप के लोग यूरोपियन संस्कृति की बात करते हैं, पर यूरोप कभी राष्ट्र नहीं बना। हाँ, यूरोप के लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ यह संस्कृति, मतलब अपनी संस्कृति को लेकर बार बार बात करते हैं, लेकिन यह अभी तक ऐसा देश ही नहीं बना यूरोप कभी। ठीक, ऐसा कभी भी राष्ट्र नहीं बन पाया। राष्ट्रीयता की दृष्टि से भारत ही संसार का ऐसा देश है जहां राष्ट्रीयता एक जाति द्वारा दूसरे जाति पे नहीं थोपी जाती, बल्कि संस्कृति और इतिहास की देन है। हमारे यहाँ नहीं ना होता है जी, तुम निम्न कोटि को हो, तुमको इतना ही देश के प्रति अधिकार है, हमारा तो नहीं, हम बड़े कोटि के, तो हमारा बहुत ज्यादा अधिकार है, वो और छोटा है तो उसका और छोटा अधिकार है। ऐसा तो नहीं होता है। हमारे यहाँ किसी को कोई थोपता नहीं है कि तुम्हें देश से प्रेम करना है, जबरदस्ती जबरदस्ती बोल देश से प्रेम करवे कि ना, ऐसा नहीं होता है। बल्कि उसके अंदर की भावना खुद से जग जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ की पुरानी जो संस्कृति, सभ्यता, ये सब जो है पहले से ही चला जा रहा है कि देश के प्रति प्रेम होनी चाहिए। ठीक, समझाना नहीं पड़ता, सबको अपने देश के प्रति प्रेम है। सब लोग, जितना लोग है भारत में, सबको अपने देश के प्रति प्रेम। ठीक,
तो ये हम लोग को कोई सिखाता नहीं, हम लोग को मतलब ये खुद से ही पिछले संस्कृति की देन कहिए या इतिहास की देन कहिए, ये हमको सिखाता है। आज तो थोड़े है जी, भगवान राम को भी देखिए आप रामायण में, उनको भी देश के प्रति प्रेम था। कौन है जिसको मतलब जिससे देश से लगाव नहीं है, जो देश से जुड़ा नहीं है, सबको देश के प्रति प्रेम है। यही समझाने की कोशिश है, मात्र इसको अब पॉज करके लिख लीजिए। आइए अब इसका थोड़ा सा अंतिम भाग समझते हैं। बोला है ना इतिहास और संस्कृति के देन है, हमें राष्ट्रीयता जो है वही सिखाता है, और सब लोग इसी के कारण अपने देश से प्रेम रखते हैं। पिछला देखते हैं कि हमारे पूर्वजों ने अपने देश के लिए मर मिट गए थे, जान गंवा दिए थे, यानी जिसको हम लोग कहते हैं कि अपनी बलिदानियां देने के बाद भी उन्होंने पीछे नहीं हटा, अपने देश के प्रति गद्दारी नहीं किया और अमर हो गए। उन्हीं के बारे में कौन सिखाया? तो रामायण और महाभारत जो है, यह बेचारा रामायण महाभारत इस देश की संस्कृति की ऐसी कड़ी है जिसके बिना भारतीय साहित्य की एकता भंग हो जाएगी। अगर रामायण और महाभारत लेखा कहना हटा दिया जाए तो इस देश की संस्कृति कड़िया जो है सारी की सारी खत्म हो जाएगी। रामायण महाभारत के कारण ही इस देश में जो है संस्कृति कड़िया जुड़ी हुई है। उसके बाद कह रहे हैं पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति की अफवाह होती है, पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति बर्बाद होता है। लेकिन आगे क्या बताने कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान किस में? समाजवादी व्यवस्था में। साहित्य की परंपरा ज्ञान समाजवादी व्यवस्था में है, क्योंकि समाजवादी व्यवस्था अपनी प्राचीन से नाता नहीं तोड़ती, क्योंकि जो है ना कौन समाजवादी व्यवस्था ये अपने पुराने को नहीं भूलता है, पिछले से नाता नहीं तोड़ता है, बल्कि आगे बढ़ती है। यहीं तक इन्होंने बात बताया। आगे उन्होंने बताया कि लैटिन के कवि थे, भले देश के प्रति कोई किसी भी तरह का, लेकिन एक लैटिन के कवि थे ब्राजील, और ब्राजील पर अंग्रेजी कवि जो है टेनिसन, इन्होंने बहुत सुंदर कविता लिखी। टेंशन भी जो है ना, क्योंकि कह रहे हैं क्योंकि इनके पास यथेष्ट जानकारियां थी। इनके पास यथेष्ट का मतलब होता है पर्याप्त, इनके पास क्या थे? पर्याप्त जानकारियां थी। ठीक, यही बात बताएं कौन? यही जो है रामविलास शर्मा, नोट किया जाए इसको।